हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। दोस्तों, यदि हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है तो इस टॉपिक से हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई केंद्र का एग्जाम हो या फिर राज्य लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भारत में भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं, ये कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ से ही पहले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी नदियां मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहली है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों, नर्मदा नदी, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश से जिसका मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है और फिर वो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी नदी है ताप्ती नदी, ये भी मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है और ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। और एक है दामोदर नदी, एक है दामोदर नदी। तो मुख्यतः ये तीन नदियां हैं बच्चों भारत की जो भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो ये नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर या फिर वेस्टर्न साइड की ओर प्रवाहित होती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और जो दामोदर है, ये पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र मतलब भ्रंश घाटी में बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो कि हुगली में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि तीन नदियां हैं भारत की जो भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ठीक है, तो नदियां हमने देख ली। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर भ्रंश घाटी होती क्या है या फिर रिफ्ट वैली होती क्या है। तो देखिए, किसी भी भूमि का जो मध्य वाला पार्ट होता है या फिर बीच वाला जो पार्ट होता है उसका नीचे धंस जाना, है ना। किसी भूभाग का बीच वाले भाग का अवतलित हो जाना या फिर नीचे धंस जाना। अब ये नीचे क्यों धंस रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो इसमें पार्ट है ये इस प्रकार से नीचे धंस गया है, इस प्रकार से ये नीचे धंस गया है। और ये जो साइड वाले पार्ट हैं ये दोनों ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नीचे धंसा क्यों है? क्योंकि इसके जो साइड वाले ये पार्ट हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं इस प्रकार से, है ना। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तो यहाँ पर फॉल्ट बन जाएगा, इस प्रकार से दरार बन जाएगी और बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे की ओर धंस जाएगा। ठीक है, आप इसको दरार भी बोल सकते हैं, एक गहरी लंबी खाई भी बोल सकते हैं, गड्ढा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और समय के साथ जब इसमें कोई नदी प्रवाहित होने लगे बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है, तो रिफ्ट वैली को आप साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी भूमि का जो मध्य वाला भाग है जब वह नीचे धंस जाता है तो उसको हम रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी बोलते हैं। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज हमारा मेन टॉपिक है कि भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो उसको ही आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी। मैंने आपको बताया था तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी को। तो देखिए बच्चों, नर्मदा नदी जो है इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिला, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आता है। अमरकंटक मेकाल श्रेणी में स्थित है। अब सबसे पहले इन जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हैं, मेकाल श्रेणी, अमरकंटक, अनूपपुर, ये कहाँ पर है इनको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सतपुड़ा पर्वत आपने पढ़ा है बच्चों। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है या फिर सतपुड़ा रेंजेस कहाँ पर है? मुख्यतः मध्य प्रदेश में फैली हैं, छत्तीसगढ़ तक जाती हैं, है ना। नर्मदा नदी के दक्षिण में है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पूर्वी विस्तार है ना, सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है उसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी, है ना। तो मेकाल श्रेणी या फिर सतपुड़ा पर्वत भी आप बोल सकते हैं, से इसका ओरिजिन होता है। अब मेकाल श्रेणी में है एक जगह है अमरकंटक, है ना। अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है और जो अनूपपुर लिखा है ये अनूपपुर जिला है। तो आपको बोलना कैसे है कि नर्मदा नदी का ओरिजिन मेकाल श्रेणी के अमरकंटक के अनूपपुर जिले से होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका, और फिर ये पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ करती है। इसके अलावा इसका मुहाना कहाँ है? इसका ये अपना ये जल कहाँ गिराती है? तो खंबात की खाड़ी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गुजरात का मैंने यहाँ पर मैप डाला है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात का एक जिला है भड़ोच जिला, तो यहाँ पर ही ये खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, तो हमने ओरिजिन देख लिया, इसका आउटफॉल देख लिया। इसके अलावा इसकी जो बच्चों सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी इसकी सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि सतपुड़ा रीजन से ही या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही निकलती है। पचमढ़ी, पचमढ़ी कहाँ है बच्चों? पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, और यहां से ही
पचमढ़ी रीजन से ही इसका ओरिजिन होता है तवा नदी का, और फिर ये नर्मदा में जाकर के मिलती है, और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बच्चों एग्जाम में बनता है वो ये बनता है कि जो नर्मदा नदी है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है ये। तो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, ये दो प्रमुख रेंज हैं जिनके मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। देखिए, नर्मदा नदी की यदि आप उत्तर या फिर नॉर्थ में देखेंगे तो आपको विंध्याचल रेंज मिलेंगी या फिर विंध्य रेंज मिलेंगी, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। और नर्मदा की यदि आप दक्षिण में देखेंगे, यहाँ पर दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा सतपुड़ा रेंज मिलेंगी, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है बच्चों, ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के मध्य में भ्रंश घाटी में ये प्रवाहित होती है। कैसे बोलेंगे कि जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर, ऊपर क्या है विंध्याचल और नीचे साउथ में क्या है सतपुड़ा, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में भ्रंश घाटी में या फिर एक गहरी दरार में प्रवाहित होती है। तो यहां से आपको याद रखना है कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा भ्रंश घाटी में बहती है तो हमने समझ लिया भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, फिर एक गहरी दरार में, गहरी लंबी दरार में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो अभी हमने नदी देखी थी ताप्ती नदी, उसको भी देख लेते हैं। तो ताप्ती नदी का ओरिजिन भी बच्चों सतपुड़ा रेंज से ही होता है। सतपुड़ा में यहाँ पर एक जगह है मुल्ताई पर्वत, मुल्ताई तहसील भी है, बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश रीजन से ही इसका ओरिजिन होता है ना, मध्य प्रदेश से ही इसका ओरिजिन हो रहा है। तो सतपुड़ा रेंज से ही बैतूल मुल्ताई से इसका ओरिजिन होता है, और ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के, गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। अब यहाँ पर और कौन से पॉइंट याद रखने हैं कि जो ताप्ती नदी है ये बच्चों सतपुड़ा और अजंता श्रेणी, अजंता श्रेणी कहाँ है, ये मुख्यतः महाराष्ट्र में फैली हुई है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली है। अजंता श्रेणी से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है या फिर इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है, ठीक है। तो उसका आंसर होता है अजंता। तो अजंता श्रेणी ऐसी श्रेणी है या फिर ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज और अजंता रेंज के मध्य में पश्चिम की ओर संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है और रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये बात समझ में आ गई। तो ताप्ती का हमने ओरिजिन देख लिया, आउटफॉल देख लिया, ठीक है। अब यहां से अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उसका आंसर क्या होगा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पहले नंबर पर आपको रखना है नर्मदा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको रखना है ताप्ती, ठीक है। पश्चिम की ओर यदि आप भारत का मैप बनाएं, यदि मैं यहां पर भारत का छोटा सा एक मैप बनाऊं इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का, तो यहां से इस प्रकार से नर्मदा निकलती है और यहां से इस प्रकार से ताप्ती निकलती है ना। तो ये पश्चिम या फिर वेस्टर्न साइड की ओर इनका प्रवाह है, जबकि भारत की मैक्सिमम जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उसका आंसर क्या होगा, पहले नंबर पर आपको रखना है नर्मदा और सेकंड नंबर पर आपको रखना है ताप्ती। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से इनमें से कौन सी नदी सबसे बड़ी है या फिर सबसे लंबी है। तो नर्मदा और ताप्ती को क्रमशः आपको पहले और दूसरे नंबर पर रखना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं नर्मदा की बात बताऊं आपको, तो इसके किनारे एक प्रमुख शहर है जबलपुर, तो ये स्थित है नर्मदा के किनारे, जबलपुर शहर है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा ओंकारेश्वर, ये क्या है, ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, तो ये भी स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, एक तो ओंकारेश्वर, ठीक है। इसके अलावा एक है महाकाल, आपको पता ही होगा उज्जैन में है। तो ये दो ओंकारेश्वर है, जिसमें से एक जो ओंकारेश्वर है ये इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो महाकालेश्वर है, महाकाल है, बाबा महाकाल है, वो उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वो अभी आपको यहाँ पर रिलेट नहीं करना है, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा महेश्वर, जिसे हम अहिल्या नगरी बोलते हैं, वो भी इस नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, या फिर ऐसा बोलिए कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली मैक्सिमम नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी हिंदी में इसके लिए वर्ड है ज्वार नदमुख, ज्वार
नदमुख। अब ये क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आपको डेल्टा समझाया था, है ना। एक होता है डेल्टा और एक होती है एस्चुरी। इन दोनों को आप थोड़ा साथ में समझेंगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए डेल्टा क्या होता है, मैंने कई बार लेक्चर में बताया है। डेल्टा क्या होता है बच्चों, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है, मुहाना मतलब समुद्र समझ लीजिए, जहां पर भी नदी अपना जल गिराती है एट द एंड, तो जब वो अपने मुहाने पर पहुंचती है तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, और जब कम हो जाएगी तो नदी की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब स्पीड बहुत ज़्यादा मंद हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो वो छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में इस प्रकार से समुद्र में मिलेगी, है ना। और स्पीड स्लो होने के कारण अपने साथ वो जितने भी अवसाद लाई थी, अवसाद का मतलब क्या है, नदी अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा करके लाती है, तो उनका निक्षेप वो यहां पर कर देती है इस प्रकार से, ठीक है। और इस आकृति को, इस संरचना को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। जबकि एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी भी समझ लीजिए, एस्चुरी को थोड़ा समझिए। देखिए एस्चुरी क्या होता है, अब जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचेगी, है ना, मुहाना मतलब समुद्र समझ लीजिए, तो इसकी स्पीड स्लो नहीं होती है, क्योंकि जैसे देखिए कि जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब संकीर्ण, एक प्रकार से देखें दरार में बह रही हैं, तो बहुत ही तीव्र गति से बहती हैं, तीव्र वेग से बहती हैं, और अपने मुहाने तक जाकर भी इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो नहीं होती है, काफ़ी स्पीड से ये समुद्र में जाकर के मिलती हैं। अब समुद्र में जब ये स्पीड से जाकर के मिलेंगी तो अपने मुहाने पर ये फैलेंगी नहीं, जैसे डेल्टा में फैल रही थी, तो जितने भी अपने साथ अवसाद ला रही हैं उन सभी को समुद्र में ही डिपॉजिट करती हैं, और बहुत ही तीव्र गति से समुद्र में जाकर के मिलती हैं। जैसे देखिए ये नदी आई और यहाँ पर सीधे समुद्र में जाकर के मिल गई। जबकि डेल्टा होता तो क्या होता, इस प्रकार से संरचना बनाता, डेल्टा होता तो इस प्रकार से संरचना बनाता और यहां पर अवसादों का निक्षेप कर देता, ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा। जबकि यहां पर एस्चुरी में क्या हुआ कि सीधे समुद्र में जाकर के नदी मिल गई, ठीक है। तो ये एस्चुरी और डेल्टा में आपको अंतर भी याद रखना है। यदि भारत की हम बात करें तो भारत की जो बच्चों मैक्सिमम पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, है ना। यदि मैं यहाँ पर भारत का मैप बनाऊँ छोटा सा, प्रायद्वीपीय भारत का, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती, तो ये सभी क्या बनाती हैं, ये सभी एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जबकि जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गंगा हो गई, तो ये सभी क्या डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम किसी अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छा लेक्चर है, तो इसको हम कभी अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये रखना है, याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो मैक्सिमम नदियां हैं ये एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये दो नदियां कहाँ गिर रही हैं, भड़ोच जिला खंबात की खाड़ी के आसपास अपना जल गिराती हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल हम अभी थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये नर्मदा नदी के मैंने यहाँ पर इमेज निकाली है, इस प्रकार से ये खड़ी चट्टानों के मध्य में एक गहरी खाई में प्रवाहित होती है, या फिर भ्रंश घाटी में इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसकी हम थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, एक बार हम थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उद्गम कहां से होता है बच्चों, मेकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक, और जिला कौन सा है, अनूपपुर, अनूपपुर मध्य प्रदेश। और मेकाल श्रेणी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का, सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है, आपको याद रखना है, ठीक है। मुहाना कहाँ है, जहां पर ये अपना जल गिराती है एट द एंड, तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर, अरब सागर का ही हिस्सा है खंबात की खाड़ी। यदि मैं यहाँ पर एक गुजरात का इस प्रकार से मैप बनाऊं तो ये वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। भरूच जिला गुजरात। इसके अलावा इसकी लंबाई, लंबाई हमने डिस्कस नहीं की थी, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 1312 किलोमीटर बच्चों, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और हमारे भारत की ये 5वीं सबसे लंबी नदी है, 5th नंबर पर ये आती है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक प्रवाहित होती है 1077 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल लंबाई याद रखना है 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। चलिए आगे बात करते हैं, स्टेट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, फिर महाराष्ट्र जाती है, और उसके बाद गुजरात। तो ये मुख्यतः 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और 3rd नंबर पर गुजरात जाती है, और फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो राज्य भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां देख लीजिए। देखिए सहायक नदियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि एमपी वालों बच्चों की बात की जाए, जो एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ
इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है तवा, इसको आपको याद रखना है, सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, जो कि पचमढ़ी रीजन से निकलती है, सतपुड़ा से ही निकलती है और आगे जाकर के नर्मदा में मिलती है। तो देख लेते हैं, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, कुंदी, ये इसकी बाई सहायक नदी है। और दाई सहायक नदियों की बात करूं तो हिरन, वरना, मान, ऊटी और हथनी, ये इनकी दाई सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदियां। इसके अलावा यह विंध्यांचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है ना, मतलब ऊपर इसके उत्तर में या फिर नॉर्थ में क्या है, विंध्य श्रेणी, और दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, दक्षिण में है बच्चों सतपुड़ा श्रेणी, और इनके मध्य में ये इस प्रकार से भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, यह अपने मुहाने पर एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों ज्वार नद मुख, दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। ज्वार नदमुख भी पूछ सकता है, एस्चुरी भी पूछ सकता है ना, खासतौर पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एस्चुरी भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती हैं, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, खासतौर पर नर्मदा और ताप्ती नदियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, अभी मैंने आपको समझा दिया डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। हालांकि देख लीजिए, देखिए डेल्टा में क्या होता है कि जब अपने मुहाने पर नदी पहुंचती है तो इस प्रकार से अनेक धाराओं में प्रवाहित होती है, गति काफ़ी मंद हो जाती है, तो उसका अवसादों का डिपोजिशन यहाँ पर कर देती है मुहाने पर, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और यहाँ पर क्या हुआ, नदी स्पीड के साथ अपने मुहाने पर गई और जितने भी अपने साथ अवसाद लाई थी उनका निक्षेप समुद्र में ही वो कर देती है ना, या फिर जो भी अपने साथ वो रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो भी लाई है बहा करके, उनका डिपोजिशन समुद्र में ही कर देते हैं। तो इसको एस्चुरी बोलते हैं और इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तो आपको याद रखना है 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अरब सागर में जल गिराने वाली, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब यदि मैं इंडिया का मैप बनाऊं ये, तो ये हमारा है पूरा प्रायद्वीपीय भारत, है ना। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में बताया बच्चों, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। जैसे हमारा भारत का ये वाला हिस्सा है, ये 3 ओर से जल से घिरा है। यहाँ पर अरब सागर है ना, यहाँ पर BOB बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हिंद महासागर है। तो ये वाला हिस्सा 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुला इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आती है सेकंड पे ताप्ती। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब यदि ऐसा पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे मतलब नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन से नंबर की सबसे लंबी नदी है, तो 3rd नंबर पर आती है। इससे बड़ी कौन सी है, गोदावरी और कृष्णा है, जो कि पूर्व या फिर ईस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, जबकि नर्मदा पश्चिम या फिर वेस्ट डायरेक्शन की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी लंबी नदी है, ये बात भी आपको याद रखना है। एग्जाम में बच्चों कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए हमें हमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट पर संगमरमर की चट्टानों के मध्य में प्रवाहित होती है और भव्य और सुंदर जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। काफ़ी फेमस जलप्रपात है, आप में से बहुत लोग घूमने गए होंगे। जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान में धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, इसी नदी पर जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य वाटरफॉल भी हैं इसमें, जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा और सहस्त्र धारा, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा इसकी कुछ परियोजनाएं भी हैं, वो देख लीजिए, जैसे सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर और बरगी। अब डैम वाला कुछ हम सेपरेट लेक्चर लाएंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम डैम या फिर जो परियोजनाएं हैं उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, ठीक है। तो ये बस आप देख लीजिए कि सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात पर है, इंदिरा सागर खंडवा मध्य प्रदेश में है, महेश्वर खरगोन मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, बरगी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सभी नर्मदा घाटी की परियोजना है या फिर नर्मदा नदी की परियोजना है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूट एप्लीकेशन पर हमारा एसएससी का बैच बिल्कुल लाइव है। तो यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको वहां पर गाइड करेगी और टीच करेगी।
जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और बाकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप मुझसे रूट एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स की डिटेल आपको पूरी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारी अन्य एक्सपर्ट फैकल्टी भी है, जैसे मैथ्स का कोर्स वहां पर चल रहा है, पॉलिटी का कोर्स पंकज सर पढ़ा रहे हैं, साइंस चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, तो बाकी डिटेल भी आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट आपको वहां पर इंडिविजुअल पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी भी हमने समझ ली थी, इसकी थोड़ा हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, उद्गम या फिर ओरिजिन कहां से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई से इसका ओरिजिन होता है। अभी मैंने आपको बताया था, बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में, और मुलतई एक जगह भी है और एक पहाड़ियां भी हैं सतपुड़ा के अंतर्गत, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। मुहाना कहाँ है बच्चों? खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में ये अपना जल गिराती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में अपना जल गिराती है। अच्छे से मैंने आपको समझाया था। राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जिन जिन राज्यों में नर्मदा प्रवाहित हो रही थी, उन्हीं उन्हीं राज्यों में ताप्ती भी प्रवाहित होती है। 724 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई है। सहायक नदियों की बात करूं तो पूर्णा, बाघूर, बोरी और गिरना है ना, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यह भी भ्रंश घाटी में बहती है, सतपुड़ा और अजंता रेंज के मध्य में। सतपुड़ा मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, और अजंता किस राज्य में है? तो अजंता महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ताप्ती नदी अन्य नाम क्या है? तो तापी और सूर्यपुत्री इसके कुछ अन्य नाम है। ठीक है, सूर्यपुत्री और तापी या फिर ताप्ती नाम से भी इसको जाना जाता है। मुहाने पर एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है ना, डेल्टा भी मैंने आपको समझा दी थी, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ताप्ती नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा के बाद सेकंड नंबर पर आती है। मतलब नर्मदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। अच्छे से रखना, अच्छे से याद रखना, मैंने सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, क्योंकि घुमा घुमा के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, गुजरात का काकरापारा जो परमाणु संयंत्र है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो इसी नदी के किनारे स्थित है ना, ताप्ती के किनारे ही स्थित है गुजरात में। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उसमें से सूरत, बुरहानपुर, भुसावल और बैतूल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर सूरत आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ताप्ती नदी पर स्थित कुछ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट हैं, दो मुख्यतः याद रखने हैं, काकरापारा और उकाई। दोनों सूरत, गुजरात में निर्मित किए गए हैं, काकरापारा और उकाई। कभी अलग लेक्चर में हम इन परियोजनाओं को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों लास्ट नदी जो बची है, दो नदियां हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली, जो पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। अब पढ़ते हैं तीसरी नदी दामोदर, जो कि पूर्व या फिर ईस्ट डायरेक्शन में भ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए, झारखंड रीजन से या फिर छोटा नागपुर का पठार जो रीजन है, यहां से इसका ओरिजिन होता है, और पश्चिम बंगाल में जाकर के ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर रीजन है, यहां से इसका ओरिजिन होता है, और यहां से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, इस प्रकार से है ना। गंगा की एक वितरिका है, मैंने आपको बताया है कई बार लेक्चर में, जिसका नाम है हुगली। इसका नाम क्या है? हुगली, हुगली। और ये क्या है? गंगा। गंगा की एक वितरिका है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखिए, एक होती है सहायक नदी, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और एक होती है वितरिका, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए कोई नदी है, मेन नदी है ए, है ना। अब इसकी बहुत सारी छोटी बड़ी सहायक नदी हो सकती हैं, इस प्रकार से बहुत सारी इसकी सहायक नदी। इनको हम क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। इनको हम बोलते हैं सहायक नदियां या फिर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जबकि यदि ये जो मेन नदी जा रही थी, इसमें से कोई एक छोटी नदी बाहर निकल जाए इस प्रकार से, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों वितरिका, वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी से एक छोटी नदी निकलती है पश्चिम बंगाल में, जिसको हम बोलते हैं हुगली। ठीक है, तो हुगली गंगा की वितरिका है, जो कि पश्चिम बंगाल रीजन से अपना जल अलग करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगा जाती है और इस प्रकार से हुगली आती है, और हुगली की ही सहायक नदी है बच्चों दामोदर। ठीक है, हुगली की ही सहायक नदी है दामोदर। चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड
कि छोटा नागपुर की पहाड़ियों से या फिर छोटा नागपुर का पठार वाला जो रीजन है वहां से इसका ओरिजिन होता है। मुहाना कहाँ है? तो हावड़ा के निकट होती हुई बच्चों ये हुगली नदी में जाकर के मिलती है, याद रखना है। हुगली की सहायक नदी है ये, और हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की, ठीक है। लंबाई 592 किलोमीटर लंबाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना। इसके अलावा राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल, दो राज्यों में प्रवाहित होती है। झारखंड से इसका ओरिजिन होता है और फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के किससे मिलती है? हुगली से मिलती है। सहायक नदियों की बात की जाए तो कोनार, बराकर और बोकारो, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक नदी घाटी परियोजना है। हमारी स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी बच्चों, 1948 में बनी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये सब इसकी मतलब दामोदर नदी और इसकी जो ये सब सहायक नदी है, कोनार, बराकर वगैरह, इस पर ये पूरी दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस नदी को झारखंड में देवनद नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देवनद, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस नदी को देवनद नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दामोदर को जाना जाता है। इसमें एकदम से बाढ़ आ जाने के कारण बंगाल का अभिशाप भी इसको कहा जाता था, ठीक है। अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल उतनी बाढ़ नहीं आती है इसमें, लेकिन पहले इसमें काफी ज्यादा बाढ़ आती थी बच्चों, जिसके कारण से इसको क्या पश्चिम बंगाल का या फिर बंगाल का पश्चिम बंगाल का अभिशाप या फिर शाप कहा जाता था, ठीक है। सौरव ऑफ पश्चिम बंगाल। क्यों? देखिए क्या होता था, पहले इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, लेकिन फिर इसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना को शुभारंभ किया गया, बड़े बड़े डैम बनाए गए जिससे इसके पानी को नियंत्रित किया गया, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ आना थोड़ा कम हो गई है, ठीक है। तो इस कारण से अब तो उतनी बाढ़ नहीं आती है, लेकिन पहले आती थी, इसलिए इसको शोक कहा जाता था, पश्चिम बंगाल का शोक। इसके अलावा कमेंट में आप मुझे आंसर दीजिए कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। भारत की प्रमुख कोयला और अभ्रक जो क्षेत्र हैं वो भी इसी नदी के किनारे आते हैं, ठीक है। भारत के जो प्रमुख कोयला और अभ्रक क्षेत्र हैं, मतलब आपको पता ही होगा कि जो छोटा नागपुर का पठार रीजन है बच्चों, ये खनिज संसाधन के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। यहाँ पर कोयला, अभ्रक, लोहा, सभी खनिज पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कोयला होता है ना बच्चों, कोयले का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। तो जो ये दामोदर नदी घाटी है, मतलब मान लीजिए ये दामोदर नदी है और इसके पास वाला जो ये पूरा सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र होता है ना, इसको हम बोलते हैं नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी में ही कोयले का, मतलब देखा जाए तो कोयले के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर भारत की पहली जो नदी घाटी परियोजना है या फिर स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में इसका प्रस्ताव आया था, तो आपको याद रखना ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बच्चों स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, 1948। तो ये भी आपको याद रखना है, बाकी डिटेल में हम इसको बाद में कभी पढ़ेंगे जब नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। मुख्यतः 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ठीक है। ये जो दामोदर है ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी, तो दामोदर। बाकी 2 जो हमने पढ़ी वो पूर्व की ओर बहती हैं, तो आपको याद रखना है। आई थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक टेस्ट भी लगा लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको कोई और डाउट ना रह जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ना, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको डिस्कस करा देता हूं। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो नर्मदा भी होती है, ताप्ती भी होती है और दामोदर भी होती है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं बच्चों और 1 नदी पूर्व की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पश्चिम या फिर वेस्ट डायरेक्शन की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में बहती है? तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है बच्चों, जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था सूरत बुरहानपुर
ये सब किसके किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बैतूल मुल्ताई से होता है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। 1948 में इसका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है ना? तो यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। अमरकंटक से बच्चों नर्मदा नदी का भी ओरिजिन होता है, सोन नदी का भी ओरिजिन होता है, ताप्ती का नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर मेकाल पर्वत है इस प्रकार से, तो मेकाल पर्वत से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है और उत्तर पूर्वी की ओर सोन नदी बहती है ना? और सोन किसकी सहायक है? सोन बच्चों गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन कहां है? तो सतपुड़ा रेंज बैतूल मुल्ताई से। बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का और मुल्ताई पहाड़ियां भी हैं और तहसील भी है, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है और पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर भी है बच्चों, ताप्ती भी है और नर्मदा भी है। सॉरी, पश्चिम की ओर बोल रही है ना, ऐसे देखिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो वेस्टर्न साइड या फिर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? दामोदर नहीं होगी, दामोदर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ताप्ती और नर्मदा, बी और सी आंसर हो जाएगा इसका। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज मत होना, सी आंसर इसका होगा। बी और सी दोनों बोल रहा है पश्चिम या फिर वेस्ट साइड की ओर कौन सी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ताप्ती और नर्मदा, जबकि दामोदर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इनमें कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है? ताप्ती भी गिरती है बच्चों, माही भी गिरती है और नर्मदा भी गिरती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा माही नदी की एक और विशेषता क्या है बच्चों? ये धार जिले मध्य प्रदेश से निकलती है, पहले उत्तर में जाती है और फिर दक्षिण में आती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना? माही नदी की ये विशेषता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब मुझे आप कमेंट में बताइए, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है या फिर 2 बार क्रॉस करती है? आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, दामोदर किसकी सहायक नदी है ना? तो अच्छा क्वेश्चन है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर, आपको याद रखना है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी हो गया होगा और आई थिंक हमने पढ़ा ही इतने अच्छे से कि आप यदि आप एक बार अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? बस रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला हम कुछ बेहतर टॉपिक लाएंगे। इसके अलावा यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। यदि कोई कॉमन टॉपिक होगा जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट किया जाएगा तो उस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। इसके अलावा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके यदि और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दें। ठीक है, मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।